हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मोइले आप सभी का स्वागत करता हूं मोइले स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम सर्कल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम से जानेंगे और जानेंगे कि हम उन्हें कैसे ये आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा पॉइंट है O, और इसे हम रेडियस बोलते हैं, और ये हमारी जीवा हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसका नाम ए भी रख दिया। और अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हम सेंटर से जीवा पर लंब डालते हैं, तो वो जो लंब होता है वो इसे दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। इतनी बात आपको नॉर्मली पता होगी। और अगर हम इस रेडियस को और आगे बढ़ा दे तो ये भी रेडियस और ये जो एक सीधी रेखा होगी ये आपस में अगर 180 का, मतलब ये वाला एंगल अगर पूरा 180 का है, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल अगर 180 का है तो ये हमारा व्यास हो गया। तो ये तो ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो मतलब ये हमारे 2r हो गया। तो इतनी बात तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जानते हैं हम आगे देख लेते कि हम कैसे यूज करेंगे इन थ्योरम्स का। तो मान के चलिए ये हमारा सेंटर है, ठीक है। तो जब हमारी ये चाप है, ठीक है, तो किसी चाप द्वारा सेंटर पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसका मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। ठीक है, मतलब किसी चाप द्वारा सेंटर पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये थीटा तो ये 2 थीटा। एक थ्योरम ये हो गई। ये मतलब ये थ्योरम भी आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है। और हमें ध्यान पता है क्या देना है, हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि ये यहाँ पे बनेगी तो आप तो देख के समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। लेकिन जब ये अगर यहाँ पे बन गया, मान के चलिए यहाँ पे कोई बन रहा है, ये यहाँ पे भी बन सकता है, इतने एरिया में कहीं पे भी बन सकता है। तो ये यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, और अगर यहाँ पे भी बन रहा है बस ए और बी द्वारा बनना चाहिए। तो ये अगर 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा, इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं ये हमारा, ठीक है, वृत्त है। अब उसके बाद में क्या है, सेकेंड हम क्या अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण, मतलब अर्धवृत्त बोलेंगे तो हम ये हमारा मतलब ये पूरा व्यास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा व्यास है। अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। ये थ्योरम अगर हम लिख के वो करेंगे तो इतना सारा से वो हो जाएगा और आपको भी दिक्कत होगी। इसलिए हम सीधे एग्जाम समझते जा रहे हैं कि क्या होता है, ताकि हम मतलब सीधे छोटी छोटी चीज़ों में याद रखें। अगर हम बड़ा चढ़ा के बोलेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। हम नॉर्मल तरीके से सीखते हैं कि क्या होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण मतलब ये हमारे रेडियस, ये हमारी जो व्यास हो गया, ठीक है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमें समकोण होता है। समकोण क्या होता है, क्या है समकोण का मतलब ही 90 होता है। इसका मतलब क्या है कि व्यास द्वारा जब परिधि पर कोण बनता है तो वो हमेशा 90 का होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद में मान लीजिए अब हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानते हैं, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज देख लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज जनरली वो होता है कि चारों पॉइंट जो है वो परिधि के ऊपर होने चाहिए। तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, ए बी सी और डी। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ये इन दोनों पॉइंट को मिला दो और इसे मिला दो, तो ए बी सी डी पूरा चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज में किन्हीं भी दो, मतलब अब ये 90 नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेंटर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इन दो मतलब सम्मुख कोणों का योग, इन दोनों का मतलब बी प्लस डी जो एंगल होगा वो भी 180 होगा, और ए प्लस सी ये भी 180 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद अगर हम विकर्णों को मिला देते हैं, मान लीजिए हमने इन दोनों विकर्णों को मिला दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो m में बनता है, मतलब जो हमारा कैपिटल M होता है, इसमें जो हमारा मतलब इसमें जो कोण बनता है, मतलब जैसे यहाँ पे अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। तो यहाँ पे देखो m कहाँ कहाँ पे बन रहा है, तो m एक यहाँ पे बन रहा है, ये देखो ये, तो ये दोनों कोण इक्वल होंगे। अब हमें m देखना बस, जो चक्रीय चतुर्भुज है इसके अंदर। तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज मतलब 2 पॉइंट अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए ये हमारे एग्जाम्पल के थ्रू में, तो मतलब
ये दो एंगल है, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इन दोनों को मिला दी, तो यहाँ पे भी तो एम बन रहा है, तो ये एंगल भी बराबर हो, मतलब इसमें एम में बन वृत्त के अंदर एम में बनने वाले कोण इक्वल होते हैं। और अगर हम बाहर चले, मतलब जैसे कि दो रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे एन में जो एन बनता है ना, ये दोनों कोण इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये अगर अल्फा होगा तो ये यहाँ पे एन बन रहा है, तो ये दोनों कोण भी इक्वल होंगे, और ये वाले कोण ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, अभी हम खाली वृत्त की इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। तो ये यहाँ पे बन रहा था, ये दोनों कोण इक्वल हो गए। उसके बाद में अब और कहाँ बन रहा है, तो मान लीजिए अगर बीटा है तो यहाँ पे भी तो एम बन रहा है, ये देखो, तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। तो इस तरीके से हम एंगल पता लगा सकते हैं, और हमें बहुत सारे पूछते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल अगर भुजाएं दिए ए बी सी डी, तो इसका क्षेत्रफल सीधे होता है, आप यहाँ पे हीरोज थ्योरम लगा सकते हो, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये लगा सकते हैं। तो ये और एस यहाँ पे क्या हुआ, ए देख लेते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2, बस इससे आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। अब हम आगे देख लेते हैं, और तो ये तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं आगे, ये भी आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, जब अगर कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा इस पॉइंट पी पे स्पर्श करती है, तो अगर वो हमें ये वाला एग्जाम, मतलब कोई परिधि पर कोई पॉइंट है, तो ये वाला एंगल उसने अगर हमें कुछ थीटा दिया हो, तो अब ये एकांतर खंड वाले एंगल होते हैं। तो एकांतर खंड मतलब एकांत में बनेगा, ये अगर यहाँ पे बन रहा है तो एकदम अलग सलग, मतलब ये पूरा अलग बन रहा है, ठीक है। तो ये कोण इक्वल हो, मतलब यहाँ पे बनने वाला कोण यहाँ पे बनने वाला कोण के इक्वल होता है, मतलब एकांतर खंड दिख रहा है आपको, मतलब एकांत में बनते हुए, तो ये एकदम अलग बन रहा है, तो ये थीटा होगा वैसे ही। अगर ये वाला एंगल बीटा होगा, तो ये भी तो यहाँ पे बीटा बन रहा है, तो यहाँ पे भी तो बीटा बनेगा। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो ये 180 माइनस इन दोनों को जोड़ देना और घटा देना, तो मतलब ये हो गया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कभी कभी सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये एंगल दिया जाता है और आपसे ये पूछ लिया जाता है, क्या इन्हीं की हेल्प से कोई सा भी एंगल पूछ सकता है। तो आपको मतलब पता होने चाहिए, और आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से सीख जाओगे। तो हम और देखते हैं एक एग्जाम्पल और। तो ये हमारा है, अब हमने दो स्पर्श रेखा खींची किसी पॉइंट पी से, ठीक है, किसी पॉइंट पी से हमने दो स्पर्श रेखा खींची, तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये हमारा सेंटर है ओ। जब मैं सेंटर और स्पर्श रेखा जहाँ पे इस पॉइंट स्पर्श करती है उसको मिलाऊंगा, तो ये वाला एंगल हमेशा 90 होता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ये 90 होता है तो ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा तो ये भी है ना। और उसके बाद में हमें ये वाला एंगल दे दिया जाता है, तो मान के चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमने 60 ले लिया, हमें 60 दिया गया, ठीक है, और इन दोनों को मिला दिया। तो जब ये इस रेखा को मिलाएंगे तो इसे दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, तो ये 30 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला 30 हो जाएगा। इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ये इसका मतलब ये 90, ये 30, तो ये वाला 60, ये 60 और नीचे वाला भी 60 हो जाएगा। और हमसे पता है क्या पूछता है वो, इन दोनों रेखा को वो मिला देगा और बोला कि ये वाला एंगल बताओ। तो ये वाला एंगल अगर ये 120 है और ये तो रेडियस है, मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो 180 होता है, 120 तो यही हो गया। अब बचा 60 है, तो 60 बचा है, तो 60 का आधा करेंगे तो ये वाला 30 और ये वाला 30 हो जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो यहाँ पे एंगल बनता है वो इसके बराबर होता है, यहाँ पे बनने वाले कोण का, मतलब जो पूरा देगा वो उसका आधा कर दो तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। मतलब ए पी बी का आधा ओ ए बी के बराबर होता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और कई बार आपसे हमसे ये भी पूछ लेता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला पूछ लिया मान के चलिए, तो फिर हम ऐसे कैसे निकालेंगे, तो हम ये निकालने के लिए हम इससे बढ़ा देते हैं, ठीक है।
तो ये अगर मतलब आप देखा होगा कि मतलब ये चाप है, किसी चाप द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण के 2 गुना होते हैं। ये 120 होते हैं, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। ये हमने अब भी देखा था। तो मतलब ये अगर आप ये पता होना चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे से इंटर रिलेट होती हैं और मतलब कभी भी कोई सी भी थ्योरम काम आ सकती है। तो ये 60 होगा तो ये वाला अपने आप 120 निकल जाएगा। देखो हमने कितनी आसानी से मतलब सारे एंगल निकाल लिए और ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि कभी भी किसी भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और ये 90 होता है, ठीक है। ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। और अगर ये 90 है और ये 120 है तो अब ये 120 तो ये जब इसको 2 बराबर भागों में तो इसको भी तो 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब ये 60 और नीचे वाला भी 60। तो अगर आपसे ये वाला एंगल पूछ ले तो आप ये वाला भी तो निकाल सकते हैं ना। आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप धीरे धीरे आराम से तो मतलब ये वाला एंगल भी अगर पूछेगा तो हम ये वाला भी निकाल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंगल निकालने में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसी में देखते हैं, मान के चलिए और देखो अगर किसी पॉइंट से मतलब एक ही पॉइंट से जब हम 2 अलग अलग स्पर्शरेखा खींचते हैं तो वो बराबर होती है, ठीक है। कैसे हम देख लेते हैं, इससे मिटाई देते हैं पूरा, ठीक है। तो ये मतलब किसी पॉइंट से जब किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो आपस में बराबर होगी। इसका मतलब क्या है कि पी ए इज इक्वल पी बी होगा। ये तो ठीक है। अब उसके बाद में अगर मान लीजिए एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है, मतलब ये प्रतिच्छेद करती होगी, तो मान के चलो ये प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये प्रतिच्छेद कर रही है तो मान अब हम इसे टी बोल देते हैं और ये हमारा ए बी हो गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, 10th क्लास में आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक थ्योरम हुआ करती थी जिसके लिए हमें मतलब 5 मार्क्स की आती थी ये वाली थ्योरम। तो क्या होता है देखो, पी ए इंटू पी बी, और ये अभी भी एग्जाम में आ सकता, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल पी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अगर इस एक स्पर्श रेखा और एक प्रतिच्छेद, और अगर दोनों प्रतिच्छेद होगी तो फिर क्या होगा, तो हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये ए बी हो गया, ये सी डी। तो हम देखते हैं, अब क्या होगा। तो पी ए इंटू पी बी तो पहले ही था, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल पी सी इंटू पी डी। तो ये वाले भी थ्योरम, ये थ्योरम तो हमने 10th में पढ़ी है, तो आपको इसमें ज़्यादा याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ तक तो आपको मुझे लगता है पूरा क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। मान लीजिए इसी तरीके से हम आगे अगर कुछ करते हैं तो आप एक क्वेश्चन और एक थ्योरम और फेमस है जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो ये 90 का, ये इसमें थोड़ा बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसे, तो देख लेते हैं हम, मतलब एक बना के देख ही लेते हैं अच्छे से ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, क्लियर समझ में आ जाए क्या हो रहा है। तो मान के चलिए हमारा एक ये व्रत है, तो अब हम 2 पॉइंट लेंगे कोई से, मतलब इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, मतलब ये 90, ये मतलब सीधी रेखा है, ठीक है। और ये मतलब यही हमें मिलाते आना चाहिए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमसे इस टाइप की अगर थ्योरम आती है तो वो जनरली हमें पूछता है, हमसे वह देता क्या है, वो हमसे दो एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मतलब देखो ये वाला एंगल एक दे देता है वो, मान के चलिए ये हमसे उसने दे बोल दिया ये 50 है, ठीक है। ये वाला एंगल दे दिया और उसने हमें ये वाला एंगल दे दिया कि ये वाला या तो ये एंगल दे देगा, इन तीनों एंगल में से कोई सा भी एंगल दे देगा, ठीक है। तो ये एंगल उसने बोल दिया कि ये वाला एंगल है 40, ये 40 होगा। तो अब आपको मतलब कोई कुछ भी एंगल हो सकता है, खाली एंगल ही पूछता है वो। तो ये
अब आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा, तो त्रिभुज हमें पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 50 और 40 तो 90 हो गया, तो अब बचा 90, तो ये 90 हो गया, ठीक है। अब ये 90 है, तो अब हमें पता है कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल से कोई दिक्कत नहीं। ये 90 होगा, तो अब आपसे वो ये वाला एंगल पूछेगा कि ये एंगल क्या होता है। तो ये एंगल हम बहुत आसानी से बता देंगे कि ये 50 है, ये 40 है, तो ये कितना, तो ये वाला भी 50 ही होगा। इस तरीके से मतलब वो पूछ सकता है। तो ये एंगल तो अभी बराबर होगा, लेकिन जनरली बराबर नहीं होते हैं, मतलब कुछ भी हो जाता है, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब हमें बस इसमें ये बात रखनी है कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसी की हेल्प से हम यहाँ से निकाल लेंगे और सारे एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो और देख सकते हैं इसी में। इस बार हम 50 नहीं लेते हैं, ठीक है। इस बार हमने मान लिया 20 ले लिया, ये एंगल 20 लिया, ठीक है। ये अगर हम 20 लेंगे और उसने हमें ये वाला एंगल मान के चलिए 40 दे दिया, ये 40 दे दिया, ये 20 दे दिया, ठीक है। तो ये 40 दे दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सम्मुख कोण पता है मुझे, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 140, ये 140 हो गया। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये 160 और ये 20, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये 60 हो गया। इसका मतलब ये हमारा 120 हो गया। तो इस तरीके से हम मतलब अगर आपको थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब और आगे देखते हैं थोड़े कुछ एग्जांपल लेके, हम आगे अगले थ्योरम्स पे चलते हैं। तो अब हम लेते हैं, मान के चलिए कोई चतुर्भुज है, किसी चतुर्भुज के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है, मतलब ये स्पर्श कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो ये A B C D और मान लीजिए ये P Q R S पे स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको बात पता होनी चाहिए कि जो AB होगा, AB प्लस CD इज इक्वल होगा AD प्लस BC, ये होता है। तो ये तो पता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि ये देखो मैंने क्या बोला था कि जब कोई पॉइंट है, बाहरी पॉइंट, किसी वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो मतलब बराबर होगी। इसका मतलब जो DS होगा वो DR के बराबर होगा। ऐसे यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगी, मतलब अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी, मतलब इस तरीके से बराबर होंगे। तो आपको इससे क्लू मिल जाएगा। और आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए उसने हमें कोई दो रेखा दी, ये BC बोला है उसने कि ये 15 है, ठीक है, ये 15 और ये हमें बता दी है कि ये है, कुछ भी ले सकते हो आप, ये 4 है, तो ये 4 होगी, तो ये भी 4 होगी, और ये 4 है, तो बचा हुआ कितना 11 है, तो ये भी 11 होगी। अब ये 11 है, तो ऐसे ही आपको इसकी कुछ लेंथ दी होगी, तो आप उससे मतलब उसमें से उसको हटा सकते हो, तो इससे आप सारी लेंथ निकाल सकते हो। तो हमने ये भी समझ लिया। अब हम और आगे देखते हैं। अब हम स्पर्श रेखा से रिलेटेड भी देख लेते हैं कि वो कभी कभी पूछ लेता है कि स्पर्श रेखा की लेंथ क्या है। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास दो वृत्त हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये हमारा सेंटर O1 है, ये हमारा सेंटर O2 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी उसने हमें D दी है, मतलब मान लिया कि ये D है, और इन दोनों की त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2 है, ठीक है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर उसने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछी, मान के चलो ये AB दे दिया, ये AB है, तो AB क्या होगा, मतलब AB जो स्पर्श रेखा जो नॉर्मल मतलब दोनों में कॉमन है वो, तो AB होगा रूट के अंदर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब D² माइनस दोनों त्रिज्याओं का अंतर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया रूट के अंदर। अब अगर वो हमसे पूछ ले कि जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा, उसकी लेंथ क्या होगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो माइनस है उससे आप प्लस कर देना, तो आप तिर्यक रेखा की मतलब लेंथ निकाल सकते हो। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और आप थोड़ी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको और समझ में आएगा, और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा कि ये सारी थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन लगभग आते ही हैं हर एग्जाम में। तो हम थोड़ा और देख लेते हैं। मान के चलिए अब हमारे पास है दो वृत्त है जिनका केंद्र एक सेम है, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब उसने अगर वो आपसे कह दे कि ये मतलब जो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, और वो मतलब या तो आपको R1 R2 दे देगा तो जीवा पूछ लेगा, या तो जीवा की लेंथ दे देगा और R1 में से R2 में से कुछ भी पूछ लेगा। तो मान लीजिए R1 R2 है, तो आपको जीवा की लंबाई पूछिए, तो फिर यहाँ से आपको पाइथागोरस थ्योरम से आप मतलब ट्रिपलेट बनेगा और आसानी से मतलब इसकी लेंथ निकाल सकते हो। तो ये भी आप कर सकते हो। और उसके बाद में हम देख लेते हैं, ये तो हो गया। अब उसके बाद में हम इसी व्रत के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ चीज़ें। तो हमारे पास एक व्रत है, तो व्रत का मतलब अगर आपसे एरिया पूछा होगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर आपसे परिमाप पूछा होगा तो टू पाई आर हो जाएगा, और अर्धवृत्त का पूछा होगा तो आधा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर उसने हमें पूछ लिया, मतलब मान के चलिए इस पूरे भाग का मतलब ओ ए बी, अगर वो हमसे ओ ए बी का क्षेत्रफल पूछता है तो फिर हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ओ ए बी का अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, तो हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल होता है, देखो त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये वाला एंगल अगर थीटा दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। और इसी प्रकार अगर हमसे वो पूछ लेगा कि इसका परिमाप क्या होता है, मतलब इतने एरिया का, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपन 360। तो आपको समझ में आया होगा वो मतलब कितनी आसान है। अगर आपको इन थोड़ी सी थ्योरम्स पता है तो हम कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बस इन मतलब इसी क्वेश्चंस में वो हमें घुमाएगा और हमें सॉल्व करने का थोड़ा तरीका पता होना चाहिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर